आवाज़ ठीक है? साउंड ठीक। अभी तक हम लोग इसमें इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल है ना ये ठीक है। तो भारत के भूगोल वाले चैप्टर में हिमालय वाला पोर्शन देख चुके हैं, ठीक। अच्छा, पीछे वाली खिड़की को थोड़ा सा ये कर दिया क्योंकि वो फिर स्क्रीन पर आ जाता है उसका। और भारत के भूगोल में हिमालय वाला पोर्शन थोड़ा सा, और कल वाली क्लास में हम लोग देख लिए थे जो मैदान, और मैदान में आपको हम 5 चीज़ों के बारे में बताए थे कि जो भाबर है, उसके बाद उसके नीचे तराई है, और उसके बाद जलोढ़ यानी अलुवियल सॉइल जो है उसमें 2 पार्ट हैं, बांगड़ और खादर, और उसके बाद लास्ट में दिखाए थे डेल्टा। ये कल बताए थे, और जिन लोगों का छूटा होगा वो यूट्यूब पर भी जाकर के उसको देख सकते हैं, जो अभी तक की छूटी हुई क्लास है। आज आपको थोड़ा सा ले जाएंगे और नीचे प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब हम लोग जनरली समझ जाते हैं साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया जो है वही क्या है, प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया है। तो प्रायः द्वीप जो यह प्रायद्वीप, अथवा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनिनसुला, इसका सिंपल सा मतलब है कि वह लैंड मास, वह भूखंड जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला। तो जब हम लोग इंडिया को देखते हैं, भारत का नक्शा देखते हैं, तो यहाँ पर आप इस पोजीशन में देखिएगा तो ये क्या दिखता है, इधर अरबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है, और इधर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो ये 3 तरफ से है घिरा हुआ, इसीलिए दक्षिण भारत जो है वो क्या है, प्रायद्वीप है, दक्षिण भारत। और मानते हैं कि जो विंध्य श्रेणी है उसके नीचे का हिस्सा इन जनरल क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। लेकिन इसके अलावा भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी है, और नॉर्थ ईस्ट में उसके जाने की कहानी जो है वो क्या है, थोड़ी दिलचस्प है, कि वो दक्षिण भारत का हिस्सा आखिर पूर्वोत्तर भारत में असम मेघालय की तरफ क्या कर रहा है, वो वहाँ कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो उसके पीछे भी उसकी जानकारी, उस समस्या का समाधान भी कौन करता है, हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत यानी कि प्लेट विवर्तनिकी, जो ऑलरेडी हम आप लोगों को कई बार करके हम बता चुके हैं कि प्लेट विवर्तनिकी हम पहले की क्लास में है, तो इंडियन ज्योग्राफी क्लास, लेकिन आपको प्लेट टेक्टोनिक्स भी हम क्या कर चुके हैं, समझाए हैं कि कैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे, तो कैसे धीरे धीरे हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और 700 किलोमीटर जब हम नीचे जाएंगे इस गति से, इस रफ्तार से, तो वहाँ पर चट्टान जो है वो भी पिघल करके भाप बन जाता है, जिसके कारण मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा और पूरा भूपरपट्टी यानी क्रस्ट जो है वो एकदम दुर्बल हो जाता है, दुर्बल मंडल बोलते हैं उसको, मुलायम हो जाता है, और अंग्रेजी में उस दुर्बल मंडल को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो इतना तो अब तक जो क्लास शुरू से आ रहे हैं 2-3 दिनों से उनके दिमाग में घुस गया है। उस मुलायम दुर्बल मंडल पर ही हमारा प्लेट्स क्या होता है, फिसलता है, जिसके कारण महाद्वीपीय, महासागरीय और इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसको हम लोग महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट कहते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल कम ओशनिक प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दोनों प्रकार के प्लेटों का उदाहरण है, क्योंकि इसमें इंडियन प्लेट भी है, इंडियन ओशन का भी प्लेट है, और ऑस्ट्रेलिया का भी प्लेट जो है वो इसमें समाहित है। तो उसी आधार पर हम आपको पहले की क्लास में क्या बताए हैं कि जो अरबियन प्लेट है सऊदी अरब का, वो अरबियन प्लेट भी क्या कर रहा है, यहाँ पर धक्का मार रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये वाला हिस्सा इंडिया का क्या हो गया, उठ गया, और यहाँ पर क्या बन गया, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स, और पूरा दक्षिण भारत कैसे हो गया है, ऐसे हो गया, वो सीधा नहीं है, ऐसे है, ठीक है।
और यही कारण है कि इधर से जितनी भी नदियां निकलती हैं, चाहे वो महानदी उधर की ओर हो, या गोदावरी हो, कृष्णा हो, या कावेरी हो, या फिर वैगई हो लास्ट में, ये सभी नदियां जो हैं अरब प्लेट के धक्का मारने के चलते ऐसे हो गया, और जिसके कारण इधर की सारी नदियों का पानी कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है। और एक चीज जो हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स वाले में बताए थे कि भारत का ये हिस्सा जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो कैसे धक्का मार रहा है? इधर की ओर धक्का मार रहा है, इस साइड में, और यूरेशियन प्लेट उधर से, जिसके कारण यहां पर क्या बन गया? हिमालय। ठीक है, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय, इधर ट्रांस हिमालय। ये सब किसके कारण बने हैं? यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हो गया? फिसल करके घुस गया, और वो कहां तक मैक्सिमम जाता है? 700 किलोमीटर तक। क्यों? क्योंकि वहां तक जाते जाते जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो अगला सिरा है वो पिघल करके भाप बनने लगता है, तो उसके आगे की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसीलिए वहां पर मेंटल वाला, जो हम सुबह में बता रहे थे कि मेंटल का दो हिस्सा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जो कि 35 किलोमीटर से लेकर के जहां रहा है कहां तक? 700 किलोमीटर अपर, और फिर 700 किलोमीटर से वो 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर तक दूसरा पार्ट जा रहा है। ठीक है। तो ऊपर का जो दुर्बल मंडल है वो 700 किलोमीटर तक, और वहीं तक ज्वालामुखी का उद्गार भी कहा जाता है, पूछा जाता है कि दुनिया का कोई भी ज्वालामुखी, उसमें जो मैग्मा आता है ऊपर, है ना, सीमा, याद रखना, सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, तो मैग्मा, मैग्नीशियम से क्या हो रहा है? मैग्मा, और यही मैग्मा जब जमीन के ऊपर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? लावा। उसका जब जांच की गई तो पाया गया कि वो 700 किलोमीटर तक के चट्टानी संरचना का आइडिया हमको दे देता है, लेकिन उसके नीचे का आइडिया हमको ज्वालामुखी से नहीं मिलता, क्योंकि ज्वालामुखी से गला हुआ जो चट्टान है वो मैक्सिमम किस गहराई तक आ रहा है? 700 किलोमीटर तक। उसके नीचे क्योंकि वो भाप बन जा रहा है चट्टान, तो क्या आएगा उसमें से? ठीक है। और उसी के कारण वो ऊपर उठ करके आता है, तो जिससे नीचे से क्या होता है, या तो समुद्र के बीच या फिर महाद्वीप के बीच में से वो तोड़ते हुए क्या करता है? निकलता चलाता है ज्वालामुखी। और हिमालय वाले में भी उस हिसाब से ज्वालामुखी उठता तो है, लेकिन चूंकि ये ग्रेनिटिक चट्टानों का ज्वालामुखी होता है, और इसीलिए नीचे से मैग्मा उठता तो है, लेकिन जब वो जमीन के ऊपर आके लावा बनेगा, उससे पहले ही ग्रेनिटिक जो मैग्मा होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो ठंडा हो जाता है, वो कूल होकर के सॉलिड में बदल जाता है, और हम लोग को ऊपर में ज्वालामुखी देखने का मौका नहीं मिलता है। अगर ये सिलिका का चट्टान होता महासागरीय, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे वो फोड़ता हुआ पूरा ऊपर में निकलता, और फिर हम लोग को हिमालय में भी क्या दिखता। लेकिन चूंकि यहाँ तेथिस सागर का पूरा पानी तो पीछे चला गया, ठीक है, और वहां पर पूरा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो अगला हिस्सा ग्रेनिटिक चट्टानों का, वो क्या हो गया? वहां पर बैठ गया। इस कारण हमें यहाँ ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भूकंप और पर्वत निर्माण जरूर मिलता है। तो कहा जाता है कि जहां भी माउंटेन बिल्डिंग हुआ है, पर्वत का निर्माण, वहां दो चीजें साथ में होती हैं। एक तो प्लेटों के टकराने से भूकंप, और दूसरा बड़े वाले भारी वाले प्लेट के नीचे जाने से उसे गर्मी से गलने के चलते ज्वालामुखी का उठना। लेकिन हिमालय में फिर ज्वालामुखी क्यों नहीं है, जबकि रॉकीज और एंडीज में है, जापान में है, इंडोनेशिया में है, जहां पे पैसिफिक प्लेट उधर से धक्का मार रहा है। पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट दोनों साइड से धक्का मार रहा है। यही कारण है कि जब वो, इसको दिखा भी दे रहे हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर, कि ये वाला चाइना का पोर्शन है, एशिया वाला, यहाँ पर आपको जापान दिख जाएगा, जापान के जो द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे में हम लोग को इंडोनेशिया का पोर्शन, और इस साइड में अमेरिका वाला दिख रहा है ये, ठीक है, और लैटिन अमेरिका, यहाँ पर रॉकीज और यहाँ पर एंडीज। यहाँ भी आपको ज्वालामुखी दिखेगा सब जगह, और आपको जापान से लेकर के यहाँ फिलीपींस और इंडोनेशिया सब जगह क्या दिखेगा? ज्वालामुखी। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पैसिफिक प्लेट इधर भी धक्का मार रहा है, और पैसिफिक प्लेट इधर भी धक्का मार रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रशांत महासागर का जो अग्निवृत्त, जो इसका जो रिंग फेंस होता है पूरा, ये इसी के कारण होता है
क्योंकि दोनों ही साइड जो प्रशांत महासागरीय सिलिका का प्लेट है वो कहाँ चला जा रहा है, नीचे घुस रहा है, और वहां से क्या हो जा रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट। इसीलिए जापान में भी भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, फिलीपींस में भी जो है भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। और उसी तरह एंडीज और रॉकीज में भी क्या होता है, अर्थक्वेक भी आता है और वोल्केनो भी है, ज्वालामुखी भी है, और साथ में पर्वत निर्माण तो हो ही रहा है। लेकिन फिर हिमालय में क्यों नहीं आता है? हिमालय में इसलिए नहीं आता है कि वहां पर ग्रेनिटिक चट्टान जो है वो नीचे जा रहा है, और उसका क्या है कि वो जब पिघल रहा है तो उसका भी मैग्मा उठ रहा है, लेकिन वो लावा बनने से पहले क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जबकि सिलिका चट्टानों का जो मैग्मा होता है वो जमीन को फोड़ते हुए क्या होता है, एक्सप्लोड करके निकल जाता है। तो ये चीज एक बेसिक अंतर जो हम पहले भी बताए हैं। यहां पर जब ये प्लेट धक्का मार रहा है, इधर से अरब प्लेट ने मारा तो हमारा पश्चिमी घाट क्या हो गया, उठ गया, और पूरा प्रायद्वीपीय भारत कैसे हो गया, ऐसे। और उसके बाद ये गाड़ी किधर की ओर बढ़ रही है, हर साल 5 से 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और धक्का मार मार के उसने क्या किया कि हिमालय, और आप देखिएगा कि हिमालय की चौड़ाई जो है वो पश्चिम में ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट धक्का लगने के चलते आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब कहां दिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, क्योंकि धक्का ज्यादा कहां लग रहा है, धक्का नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची चोटियां कहां मिल जाएंगी आपको, इस साइड में। और यहां पर हिमालय पतला हो गया है, क्योंकि धक्का ज्यादा जिधर लगेगा उधर वो क्या हो गया है, सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और जहां पर धक्का उतना नहीं लग रहा है, उठा तो वहां भी है लेकिन उतना नहीं जितना इधर उठा है। यही कारण है कि जो पूर्वी हिमालय है, ईस्टर्न हिमालयाज, वो ज्यादा नैरो और ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां किधर ज्यादा हैं, पूर्वी हिमालय में ज्यादा, और पश्चिम हिमालय में इसकी चोटियां क्या हैं, वो कम है। आवाज है ना जी इसमें, ठीक। अब क्लियर हुआ कि नॉर्थ ईस्ट वाले में क्यों ऊंची ऊंची चोटियां ज्यादा हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब जो हैं किधर हैं, इस साइड में हैं। तो और इस चक्कर में क्या हुआ कि आज हम लोग थोड़ा प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ेंगे, और उसमें मेन चीज देखेंगे पूरे भारत में, साउथ इंडिया से लेकर के कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी वो कैसे पहुंच गया। देखो ये वाला दिख रहा है इंडिया का मैप, यहां पे आ जाते हैं, ये देखिए, इसको थोड़ा सा उधर दिखा भी देंगे करके। ये देखना, ये वाला आपको दिख रहा होगा भारतीय महामरु स्थल, जिसको क्या कहते हैं, थार कहते हैं, इसको थार कहते हैं। और इसमें एक रोचक बात वैसे भी है थार के बारे में कि एकदम सीधे रामायण काल से संबंधित, कहीं हम पढ़े थे कि, और उसका ज्योग्राफी से कोई वैसे लेना देना नहीं है, साइंटिफिक रूप से अगर हम देखें तो हुआ क्या कि जब श्री राम पहुंचे दक्षिण भारत में तो समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। तो पढ़ा था हमने इसको कहीं एक रोचक किस्सा के रूप में कि उन्होंने कहा कि आप रास्ता दीजिए हमें, और जब समुद्र ने रास्ता देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। ठीक है, और उसको जोड़ के दिखाएंगे सांस्कृतिक रूप से कैसे अभी भी माना जाता है उसको। और ब्रह्मास्त्र का नियम क्या था कि एक बार निकल गया तो वापस उसको आप तर्कस में वापस रख नहीं सकते। तो वह कि अब क्या किया जाए, तो कहा गया कि उसको, उस बाण को, क्योंकि समुद्र ने तो पहले ही निकल के हाथ जोड़ लिया कि प्रभु माफ कीजिए, अब हुआ कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ा कहाँ जाए, तो कहा गया कि छोड़िए यहाँ पर जहाँ थारू जनजाति के लोग रहते हैं। और जब यहाँ छोड़ा गया तो पूरा का पूरा क्या बन गया, रेगिस्तान। और जो थारू जनजाति वाले जो थोड़े लोग बचे उनको कहा गया कहाँ पहुंचा दिया जाए, तो उनको सीधे पहुंचा दिया गया श्री राम के अवध के मैदान से लेकर के मिथिला के क्षेत्र तक। ठीक है, कि इनको कहाँ बसाओ, इनको बसाओ जो है अवध का मैदान से लेकर के मिथिला के मैदान तक। और फिर आप देखेंगे कि नेपाल की सीमा पर जो है यूपी से लेकर के बिहार तक कौन बसे हुए हैं, थारू जनजाति के लोग बसे हुए हैं। और थारू में ऐसे मान्यता है, एक क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में कि वो कौन सी जनजाति है भारत की जो राम के वापस आने पर, जब दीपावली पर सारे लोग दिया जलाते हैं, तो भारत की कौन सी जनजाति है जो दिया नहीं जलाती है शोक में, थारू। ठीक है, तो
ये जो है कहने को तो आ गया रामायण से, लेकिन आज भी थारू जनजाति वाले दीपावली के दिन शोक मनाते हैं कि वो राम आए हैं जिनके चलते हम लोग को अपना थार क्षेत्र छोड़ देना पड़ा। तो ये तो हुआ रामायण की बात। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल वे में कि क्या हुआ। अभी हम बताए थे कि अरब प्लेट इधर धक्का मारा, ठीक है, तो जो और यहां पर क्या था, इस जगह पर तेथिस सागर था। ये क्या था? तेथिस सागर था। और यहां धक्का जब लगना शुरू हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, तो यूरेशियन प्लेट उधर से और इंडियन प्लेट इधर से चढ़ना शुरू हुआ। यहां का जो पानी था इसमें मलबा लाला करके ये गिरना शुरू हुआ। इसमें मलबा यानी यूरेशियन महाद्वीप का और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मलबा जो है उस गर्त में तेथिस सागर में गिरना शुरू हुआ और यहाँ का पानी पीछे फेंकना शुरू हुआ, क्योंकि उसमें क्या हुआ, गड्ढे में सब मिट्टी आ करके मलबा आकर के गिरना शुरू हुआ और वही मलबे में फोल्ड पड़ता चला गया। जैसे हम लोग कपड़ा तह करते हैं ना, एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, इसीलिए हिमालय को कहते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, नवीन वलित पर्वत, कि एक के ऊपर एक परत पड़ते चली गई, धक्का पड़ते गया और एक के ऊपर एक मिट्टी जो है भरता चला गया और भरते 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 गड्ढा जितना नीचे जा सकता था चला गया, भराया। और उसके बाद जो, और जैसे हम लोग सुबह में अगर दांत धोते समय कैसे होता है कि टूथपेस्ट को दबाते हैं, तो दबाने पर क्या होता है, पेस्ट उसमें से निकलना शुरू होता है। और जब इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और उधर से यूरेशियन प्लेट का दबाव पड़ा तो बीच में से जो निकलना शुरू हुआ और ऐसे ही करके क्या हो गया, महान हिमालयों का निर्माण हो गया यहाँ पर। और जो तेथिस सागर का पानी था उसको बताते हैं कि वो कहाँ आया, अपना पीछे की ओर। वो किधर आया? इधर आया बंगाल की खाड़ी की ओर और उधर गया अरब सागर के रूप में, ठीक। ये इधर वाले पोर्शन में पीछे क्यों आया? यहां की भूमि धक्का लगने के कारण क्या हुआ था, उठी। और जबकि असल में यहां पर क्या था, पहले समुद्र का पानी, तो लेकिन समुद्र का पानी कहां आ गया, यहां पीछे आया, पीछे। और आज भी अरबियन प्लेट के धक्का लगने के कारण यह क्षेत्र क्या हो गया, थोड़ा सा उठ गया। और यही कारण है कि आज भी देखिएगा कच्छ का रन, और आपको यहां राजस्थान में आज भी नमकीन झीलें मिलती हैं। और नमकीन झील जमीन पर क्या कर रही है, क्योंकि वो तो समुद्र का पानी होता है, ठीक है। तो माना जाता है कि जो तेथिस सागर का जो हिस्सा था वो कहाँ आ गया, इधर आया। लेकिन साथ में अपने राजस्थान में सांभर झील, डिडवाना झील, ये सारे झील क्या हैं, ये सब जो हैं नमकीन हैं। और नमकीन नदी का पानी होता है कि समुद्र का पानी होता है। और यहाँ पर आपको गुजरात में जो ये मिल गया कच्छ का रन, रन ऑफ कच्छ, गुजराती भाषा में रेगिस्तान को रण कहते हैं, युद्ध वाला रन नहीं, रन, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ का रेगिस्तान। और ये यहाँ पर देखोगे कि आपको दलदली क्षेत्र मिलेगा थोड़ा सा, तो वो सब क्या है, वो सब जो है पहले समुद्र में डूबे हुए भाग थे, जो कि अरब प्लेट का धक्का लगने से क्या हो गया, उठ गया। इसीलिए समुद्र का पानी थोड़ा सा पीछे आ गया। और लेकिन आज भी उसका जो दलदली क्षेत्र है वो दिखता है गुजरात में। और ऊपर में राजस्थान में जो नमकीन झील दिखते हैं, डिडवाना और सांबर से झील, वो किसके बचे हुए हिस्से हैं? माना जाता है कि वो सब तेथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा है, जिसके चलते आज भी जो गुजरात है और राजस्थान है नमक उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र हैं भारत में। कुछ घुसा दिमाग में कि कैसे हुआ ज्योग्राफिकली, प्लेटों के धक्के लगने से प्लेट्स जो थे, अरब प्लेट इधर मारा और ये किधर भाग रहा है, इधर की ओर। अब जब ये उधर धक्का मार रहा है तो इसमें और क्या क्या हुआ, यहां पर आपको गुजरात के तरफ से लेकर के ऐसे आपको गया हुआ है विंध्य पर्वत, विंध्य श्रेणी चोटियों की श्रेणियां होती हैं, और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोल देते हैं विंध्यन रेंज। इधर आगे की ओर ये बढ़ा हुआ आपको दिखेगा जो पारसनाथ की चोटी, पारसनाथ जो है, ठीक है, वो झारखंड में है। माना जाता है कि ये किसका विस्तार चला गया उधर, विंध्य, या तो जो अपना
कैमूर श्रेणी है, एक वो हो गया, और उसको आगे और बढ़ा के ले गए तो वो क्या हो गया, पारसनाथ की कुटी। अब इसके आगे हम लोग जाएंगे तो आपको झारखंड में एक साहेबगंज जिला दिखेगा, साहेबगंज, जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर है। झारखंड का एकमात्र जिला है, बिहार के कटिहार के ठीक नीचे साहेबगंज, जहां से गंगा नदी गुजरती है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ झारखंड का वो इकलौता जिला कौन है जहां से गंगा नदी गुजरती है, तो झारखंड का इकलौता जिला जहां से गंगा नदी गुजरती है वो है साहेबगंज, और साहेबगंज कटिहार के ठीक नीचे है। तो ठीक, और उसके और हम लोग आगे जाएंगे तो आपको मिलेगी राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां यानी राजमहल हिल्स। नीचे में आपको सबसे नीचे में क्या मिलेगा, कन्याकुमारी, ठीक है, सबसे नीचे। इसी को पुर्तगाली केप कैमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, केप कैमोरिन। कन्याकुमारी सबसे नीचे का हिस्सा, और इस साइड हम आ जाएंगे तो अरावली रेंज, और अरावली रेंज, ठीक है, और इधर थार। तो प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पश्चिमोत्तर भारत में थार से और अरावली को पढ़ेंगे। इस साइड में जो है हम लोग पश्चिमी घाट, विंध्य श्रेणी, और नीचे तक आ जाएंगे कहाँ, कन्याकुमारी तक, और इधर फिर पूर्वी घाट से होते होते हम कहाँ पहुंचेंगे, राजमहल की पहाड़ियाँ। लेकिन यही नहीं, हमको अभी और आगे नॉर्थ ईस्ट में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर राजमहल हिल्स, ठीक है, क्या हो गया ये, राजमहल हिल्स, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर। और यहां पर आपको मिल जाएगा गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर हिल्स, ठीक है, कार्बी एंगलोंग इलाका असम का। ये आपको क्या हो गया, गारो, ये हो गया खासी, और ये हो गया जैंतिया। ये तीनों ही चोटियों के ये पठारों के नाम है, गारो, खासी, जैंतिया। इनको कई ज्योग्राफर्स हिल्स भी बोलते हैं, पहाड़ी, और कई लोग इनको पठार भी बोलते हैं, प्लेटो। गारो इसलिए नाम पड़ा कि इस पहाड़ी इलाके में गारो आदिवासी रहते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, गारो। बीच में रहते हैं खासी, और सबसे किनारे रहते हैं जैंतिया आदिवासी। क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में कि वो कौन सी जनजाति है जो सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आई, खासी, यही, ठीक है। और ये पूरा इसको कहते हैं हम लोग शिलोंग का पठार, या मेघालय का पठार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेटो, ठीक है। नोकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, नोकरेक है। और राजमहल हिल्स, और यहां पर क्या है, गारो, खासी, जैंतिया। जब राजमहल हिल्स, जो झारखंड में, पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा पर जो है राजमहल हिल्स, जब इसके संरचना को, स्ट्रक्चर को पढ़ा गया और गारो, खासी, जैंतिया के स्ट्रक्चर को देखा गया, तो दोनों लगे कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई हैं, एकदम एक जैसी संरचना, एक ही एज। तो लगा कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि राजमहल और गारो कभी एक थे, तो पता चला जी हाँ एक थे। हुआ क्या कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो धक्का मार रहा है ऊपर में यूरेशियन प्लेट में अंदर घुसने के चक्कर में, उसी चक्कर में एक ज्यादा झटका पड़ गया, और ये तीनों भाई बेचारे जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार से उखड़ करके कहां फेंका गए, नॉर्थ ईस्ट चले गए। तो असल में नॉर्थ ईस्ट के जो ये तीनों हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार का। और यहां पर ये किसको जोड़ रहा था, राजमहल से। इसीलिए ये जो गैप बना ना, ये बड़ा वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप। इसी को वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं, मालदा गैप। इसी को कहा जाता है मालदा गैप। गैप का मतलब दो जगहों के बीच की खाली
भूमि जो गड्ढा था, और कई लोग इसको क्या कहते हैं, राजमहल मालदा गैप या राजमहल गैप भी बोलते थे, लेकिन राजमहल गारो गैप, और दूसरा नाम इसका क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, मालदा गैप। आप सुने होंगे पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम क्या है, मालदा, और वो अपने मालदा आम के लिए भी क्या है, फेमस है। अब हुआ क्या, ये गड्ढा हो गया। ये बहुत बड़ा गड्ढा क्यों हो गया, क्योंकि गारो खासी जयंतिया किधर खिसक के चले गए, उस साइड। जैसे हड्डी देखते हैं ना, कि जब अगर कोई उधर से पकड़ के खींचे और कोई इधर से, तो हड्डी ज्वाइंट से क्या हो जाती है, चटक जाती है, और डॉक्टर फिर क्या करते हैं, उसको ज्वाइंट को सटाते हैं, नहीं तो उसमें गैप रह जाता है। यहां पर अब इस हड्डी का इलाज कौन करे जो गैप हो गया, तो अब इस ज्वाइंट को भरना कैसे था, भराना तो था ही। इधर से साहेबगंज से होते हुए, ठीक है, गंगा, इधर से सांपो, ब्रह्मपुत्रा, ठीक, तीस्ता, ये सबने आकर के इसमें क्या कर दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने इस गड्ढे को 5 लाख साल में क्या कर दिया, भर दिया। और ये इधर बना अपना वेस्ट बंगाल और इधर बना बांग्लादेश। और यही कारण है कि भतहा प्रदेश है, चावल प्रदेश है। समुद्र से मछली, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से मछली, और इसके अलावा धान प्रदेश, मोरी, धान का मोरी पानी में। और यही कारण है कि ये कौन सा प्रदेश हो गया, माछ भात प्रदेश, बंगाल। आप किशनगंज चले जाइए, बंगाल चले जाइए और बांग्लादेश चले जाइए, आपको हर ढाबे में चावल, इसलिए भतहा प्रदेश। और इसका जनसंख्या घनत्व भी क्या है, आप गेहूं उगाइए खेत में, कम लोग खाएंगे, आप चावल उगाइए, मुट्ठी भर चावल में बहुत लोग खा लेंगे, मुट्ठी भर आटा में क्या होगा, समझ रहा है। तो जो चावल प्रदेश, जहां भी चावल है, जहां भात खाने वाले लोग हैं, वहां जनसंख्या बल भी बहुत, भले जो है एक एक लकड़ी के रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन रहेंगे खूब, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे कहीं। देखिए जनसंख्या का घनत्व जो पिलपिलाया रहता है, ठीक। और तगड़े तगड़े लोग देखना उधर रहते हैं, लेकिन उधर कम रहेंगे लेकिन टाइट रहते हैं। तो अपना जो है ये प्रदेश अब समझ में आ रहा है। गारो खासी जयंतिया और राजमहल गैप कभी क्या थे, एक दूसरे से सटे हुए थे, और बीच में कौन सा गैप हो गया, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। इस प्रकार जब क्वेश्चन आएगा कि गारो खासी जयंतिया और मिकिर हिल्स जो हैं ये किसके पार्ट हैं, तो ये सभी जो हैं प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट हैं, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से खिसक करके कहाँ चले गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले गए हैं। तो एक तो ये क्लियर हो गया। फिर लाइन से देता है सजाने के लिए, इन चारों का नाम लिख देगा, ठीक है, GKJM, और कहेगा कि इसको पूरब से पश्चिम सजा दो। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले मिकिर, फिर जयंतिया, खासी और गारो। अगर कहेगा कि पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट सजा दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे। तो एटलस इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि आप उस चीज को याद रखिएगा। जैसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताए थे आप लोगों को ABC, ठीक है ना, एड्रियाटिक और एजियन भी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ABC। तो कभी भी आएगा एग्जाम में तो आप उसको कभी भी भूलिएगा नहीं। उसी प्रकार गारो खासी जयंतिया GK जनरल नॉलेज, ठीक है, और JM झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। तो GKJM तो गारो खासी जयंतिया। और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया था कि अंग्रेजों के संपर्क में सबसे पहले कौन सी आदिवासी जाति आई थी, जनजाति खासी आई थी। तो ये सब कुछ आपका क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। तो इधर के पोर्शन में जब हम लोग आएंगे तो फिर इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, नॉर्थ ईस्ट भारत में हमारा जो इंडिया में क्या क्या है, कौन सी पहाड़ी कैसे, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी पहले पूरे ज्योग्राफी में सहज हो लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या है, ताकि जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को कोई दिक्कत समझने में नहीं आएगी। अब मान लो कि जब हम आएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो आपका एक चीज़ तो क्लियर रहेगा ना कि कहाँ पर ये गैप बना है और क्यों ये चावल प्रदेश बना, क्योंकि इसमें किसने मिट्टी भर दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरा मिट्टी भर दिया, जिसके चलते ये कौन सा प्रदेश बन गया, चावल प्रदेश।
और मछली की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि समुद्री मछली भी है और नदी का भी जो मछलियाँ जो हैं वो भी इसको उपलब्ध हैं, और यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। ये पूरा धक्का जा रहा है, आप सिर्फ वहां क्यों जा रहे हैं? ये पूरे प्लेट्स जो हैं अपने अपने जगह पे फिसल रहे हैं सब। वो अपना इधर धक्का दिया ना, ये वाला हिस्सा भी तो धक्का दे रहा है, ये भी तो जा रहा है। ठीक है, ये अपना अलग है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना अलग धक्का दे रहा है। ठीक है, तो जब इसने धक्का दिया तो ये हिस्सा उठ गया यहां पर। ठीक है, और इधर वाला भी जो सिरा है वो क्या पड़ रहा है, धक्का पड़ते जा रहा है। कोई केवल अरबियन प्लेट थोड़ी धक्का दे रहा है, पूरे पृथ्वी पर जहां जो है सब फिसल रहे हैं। उधर से भी तो यूरेशियन प्लेट आ रहा है। तो अब कहिए कि अरबियन प्लेट धक्का दे रहा है तो तुम लोग धक्का मत दो, रुक जाओ। रुका सकता है? सपोज आप इस क्लास में आए हैं कि कुंदन क्लास में आए हैं, तो चंदन क्लास में क्यों आए हैं? समझ आ गया? तो बस इधर से कुंदन दे रहे हैं तो इधर से चंदन दे रहे हैं, और वहां से जो है कुंदन 2 दे रहे हैं। कहने का मतलब कि चारों तरफ से कुछ ना कुछ पड़ रहा है इसमें। अब अगर हम लोग राजस्थान पहुंच जाते हैं, ठीक है, राजस्थान, बीच में क्या है, ये कौन सा पर्वत है? अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली श्रेणी, डेट मीन्स अरावली रेंज। अरावली रेंज का जो सबसे निचला हिस्सा है, इधर वाला साउथ वेस्ट वाला, मानते हैं कि वो कहां डूबा हुआ है? अरबियन सी में। इसीलिए गुजरात के पालनपुर या हिम्मतनगर से मानते हैं इसकी शुरुआत जमीन पर। गुजरात के पालनपुर अथवा हिम्मतनगर, दोनों अगल बगल हैं। ठीक, हिम्मतनगर, गुजरात के पालनपुर, हिमाचल प्रदेश का पालनपुर नहीं, गुजरात का पालनपुर या गुजरात के हिम्मतनगर से कहां पर यह शुरुआत होती है इसकी, किसकी? अरावली की। और यह कहां तक आता है? दिल्ली तक। तो गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक कौन सा पर्वत जा रहा है? दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब तक, इसको क्या कहते हैं? अरावली। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में भी जब आप आएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा, पता चलेगा, जेएनयू को जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का नाम सुना होगा। ये सब जो है इस दिल्ली रिज पर टिके हुए हैं। दिल्ली रिज का मतलब दिल्ली कटक, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ी चोटियों को क्या कहते हैं? कटक यानी रिज भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर इसको क्या कहते हैं? दिल्ली रिज। रिज की स्पेलिंग क्या है? RIDG। इसका मतलब होता है कि छोटी छोटी पहाड़ी नुमा आकृतियां। और दिल्ली में अगर आप कभी जाएंगे, पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट इलाका है, वहीं पर एक मजनू का टीला है, मजनू का टीला। वहां तक आपको उत्तरी दिल्ली में क्या मिल जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी। और जो हमारा जेएनयू है और जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, ये भी किस पर स्थिर है? दिल्ली रिज पर। और राष्ट्रपति भवन जहां है उस वहां पर दिल्ली रिज को क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स। तो रायसीना हिल्स असल में किसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है? अरावली का। ये किसका पार्ट हुआ? अरावली का। इस चीज को याद रखना। और उसके बाद इस पोर्शन को जो इधर है, इसको हम लोग जरगा हिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरगा हिल्स। तो अरावली के सदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? जरगा। और सबसे उत्तरी पार्ट को क्या बोलते हैं? दिल्ली रिज। ठीक है, दिल्ली रिज। और उसी का एक छोटा सा नाम है रायसीना हिल्स, जिस पर क्या स्थित है? भारत का राष्ट्रपति भवन। ये सब याद रखिएगा। और उधर ही नॉर्थ दिल्ली में मजनू का टीला है। ठीक है, जहां हम रहते थे हम लोग, मुखर्जी नगर के पास में, वहीं पर पास में ही कश्मीरी गेट ISBT है। वहीं पास में जाते समय मजनू का टीला पड़ता था। मजनू वही लैला और मजनू वाला मजनू का टीला। तो और इसी के बीच में आपको क्या क्या मिल जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी में हम लोग खेतड़ी माइन सुने हैं। ठीक है, खेतड़ी अपने कॉपर के लिए फेमस है। हम अक्सर कॉपर को, जो तांबा है, उसको हम क से कॉपर, क से खेतड़ी बताते हैं, ताकि आपको याद रहे कि खेतड़ी किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए, यानी तांबा के लिए।
तो वो आपको यहाँ पर बीच में है, झुंझुनू जिले में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में क्या है, अरावली पर कौन सा है, ये सब हम आपको आराम से बताएंगे। ये सिर्फ अभी शुरुआत का हम ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि दिमाग में आ जाए। और नीचे पता है क्या है, इसका धूप शिखर, सॉरी गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, 1722 मीटर ऊंचाई है, 1722 मीटर्स। और यहीं पर आपको माउंट आबू है, माउंट आबू जिस पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा। तो ये सब कहाँ है, ये सब अरावली पर है। तो अरावली में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि भारत के सबसे प्राचीन एंशियंट माउंटेन रेंज कौन सा है, अरावली है। पहले बड़ा ऊंचा था लेकिन बूढ़ा हो गया है, झड़ के झुक गया है। दूसरा हमने क्या जाना कि इसके सदर्न पार्ट को हम किस हिल्स के नाम से जानते हैं, जरगा। इसके नॉर्दर्न पार्ट को किस नाम से जानते हैं, दिल्ली रिज। और उसमें भी राष्ट्रपति भवन किस पर स्थित है, रायसीना हिल्स पे। बीच में क्या है, झुंझुनू जिले में खेतड़ी। खेतड़ी क्यों फेमस है, अपने कॉपर के लिए। इसके अलावा जो खेतड़ी रियासत थी वहां पर एक राजपूत राजा थे अजीत सिंह शेखावत, उनका शासन था। और उन्होंने ही नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। और उन्होंने ही उनको शिकागो जाने की व्यवस्था कराई थी। शिकागो जाने की व्यवस्था अजीत सिंह शेखावत ने कराई थी। और उन्होंने ही उनका नाम रखने का सुझाव दिया था कि आप अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से क्या कर लें, स्वामी विवेकानंद। और वही खेतड़ी किस लिए फेमस है, कॉपर के लिए। और वो कहाँ है, अरावली में। इसके अलावा इसी पर मकराना भी है। इसी पर क्या है, मकराना। मकराना अपने संगमरमर के लिए फेमस है, मार्बल के लिए, ठीक है, सफेद संगमरमर के लिए फेमस है। कौन, मकराना। हुआ क्या, नाम क्यों पड़ गया इसका मकराना, भैया अरावली में ईरान में एक शहर है मकरान। ईरान में एक सिटी है जिसका नाम क्या है, मकरान। जब पता चला यहां पर संगमरमर है तो संगमरमर को तराशने के लिए मुगल काल में जो कारीगर थे वो मंगाया गया, कहां से, ईरान के मकरान से। और ईरान के मकरान से 1800 कारीगर एक ही बार में भारत आ गए। और उसी के बाद आप देखेंगे कि वो जो मकरान से आए तो इस जगह का नाम ही क्या पड़ गया, मकराना। और मकराना का वाइट मार्बल पूरे दुनिया में फेमस है। और जितने भी सल्तनत काल में या मुगल काल में जो इमारतें बनी हैं, वो जो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मकराना से। तो मकराना में मार्बल, सफ़ेद मार्बल, और झुंझुनू के खेतड़ी में कॉपर, ये सब कहाँ मिलता है, अरावली में। और ये चट्टान कौन सी चट्टानें हैं, आर्कियन है नहीं, ये धारवाड़ चट्टानें हैं। ये क्या हैं, धारवाड़। क्योंकि धारवाड़ चट्टानों में ही हमको क्या मिलता है, मेटल्स मिलता है, ठीक है। तो अरावली क्या है, धारवाड़ का एग्जाम्पल है। इतना आया दिमाग में यहाँ। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं अपना अरावली में। एक नदी इधर से निकलती है और जो गुजरात वाला जो हम बताएं कच्छ का जो रन है उसमें आके खो जाती है। इसका नाम क्या है, लूनी। और लूनी नदी शुरुआत में मीठे पानी की तरह है और बाद में फिर क्या हो जाती है, वो नमकीन। और वो समुद्र तक न जाकर के कहाँ खो जाती है, कच्छ के रन में। लूनी नदी, लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी एक नमकीन नदी है और वो समुद्र तक नहीं जाती है, कहाँ खो जाती है, कच्छ के रन में। एक नदी इधर से बनास निकलती है और बनास नदी अरावली को पार करती है। बनास नदी किसको पार करती है, अरावली को। तो लूनी के अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान में, उसका नाम क्या है, दैट इज बनास। आफ्टर लूनी द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन राजस्थान इज बनास। बनास एक ऐसी नदी है जो किसको क्रॉस करती है, अरावली को। और अरावली को क्रॉस करने के बाद ये किसमें मिल जाती है, चंबल में। चंबल नदी जो कोटा, कोटा सर सुने हैं, जो कोचिंग के लिए फेमस है, कोटा, ठीक है। यहां सबसे ज्यादा लोग सुसाइड भी करते हैं। कारण क्या है, क्यों सुसाइड करते हैं, जो बेवकूफ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पर दबाव बहुत बना देते हैं। और पेरेंट्स जितना दबाव नहीं बनाते हैं उससे ज्यादा हरामखोर रिश्तेदार दबाव बनाते हैं और अगल बगल के लोग। याद रखना, ये
रिकॉर्डिंग हो रही है, हम तब बोल रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा खड़ूस टाइप के आदमी हैं और बड़ा साफ साफ बोलते हैं, और इससे नेचर भी है मेरा, ठीक है, इसीलिए जल्दी कोई पंगा नहीं लेता है हमसे कुछ चीज़ों पर। और यहाँ जो है ये लोग क्या है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसी चक्कर में कोटा में जब बच्चा जाता है आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने, ये बेवकूफ़ लोग इतना प्रेशर बनाए रहते हैं उन बच्चों पर कि जब शर्मा जी का बच्चा टॉप कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। तो जरूरी थोड़ी है कि शर्मा जी का बच्चा मछली था और वो अटलांटिक महासागर में उतर गया। हम हाथी हैं, आप हमको कह रहे कि अटलांटिक में कूद जाइए, जरा बुलाइए ना मछली को जमीन पर, एक थाप मारेंगे उड़ के वहां चला जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी काबिलियत, आप बंदर हो, आप पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो, आप बहुत अच्छा गाते हो, और आपको जबरन जो है बीपीएससी की तैयारी हम करा रहे हैं, ठीक, आपको मन करता है कि हम गाना गाएं, ठीक, और आपको हम करें कि नहीं बेटा गाना गाने से कुछ नहीं होगा, तुम बीपीएससी की तैयारी करो। और गायक बेचारा, अब हमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का मन, तो गाने में तो तुम्हारा बाप है लेकिन पढ़ने में वो तुमसे पिछड़ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो टैलेंटेड नहीं है, ठीक है। कोई दौड़ने में तेज है, गांधी मैदान में जाओ, मारेगा ठप से वहां तक हाई जंप लॉन्ग जंप, लेकिन वो पढ़ने में आपसे पिछड़ा है, तो भैया तू पढ़ने में ना उससे आगे है, जरा उससे लंबा हाई जंप मार के दिखा तो लॉन्ग जंप, तो जान जाए। तो इसका मतलब वो अपने क्षेत्र में क्या है, तुमसे टैलेंटेड है। तो कई चीजों में आप किसी से क्या होते हैं, आगे होते हैं, लेकिन सब चीज को हम लोग किसमें मापने लगते हैं, शिक्षा में, कि ये पढ़ने में तेज नहीं है तो भोंदू होगा, हो सकता है गाने में तेज हो, चित्रकारी में तेज हो, बढ़ाओ ना उसको, जो उसकी रुचि का काम है। तो हम लोग सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी, और इसी चक्कर में कोटा में लोग क्या करने लगते हैं, सुसाइड। इसीलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल अपनी जिंदगी किसी दूसरे के हवाले मत करो, जो अच्छा लगे चुपचाप करो, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है, वरना दुनिया के चक्कर में, ठीक है, आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लो। कहाँ क्या हो रहा है, कहीं मारपीट हो रहा है, कहीं जमीन का झगड़ा, कहीं किसी चीज का झगड़ा, ये होते रहेगा। कृष्ण थे, महाभारत रोक लिए नहीं, फिर भी हम लोग बोलते हैं चिंता नहीं करने का हम हैं, देख लिया जाएगा। अरे भगवान रोक ही नहीं पाए, हम लोग क्या रोकेंगे, जो होना है वो होगा, अपना काम क्या है। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, गांडू तो बेटा तुम्ही को उठाना पड़ेगा, हम नहीं उठा पाएंगे, हमारे पास सुदर्शन चक्र है, माथा सनका तो उठा देंगे, लेकिन फिलहाल ये काम किसको करना है, आपको। और जब आप उठाएंगे तभी आप मारेंगे, वरना कृष्ण के रहते हुए भी अर्जुन को गांडी उठाना पड़ा, और कृष्ण के रहते हुए भी भीम को गद्दा उठाना पड़ा, नहीं तो पलक झपकते कृष्ण काम करा देते, ठीक है। तो जब भगवान है ही तो हनुमान मंदिर में जाइए और नवैद्यम का लड्डू चढ़ा दीजिए, कलेक्टर बन जाइए कल। तो भगवान तो आपको खुद ही बोल रहे हैं कि बेटा कर्म ही पूजा है, कर्म कर कर्म, ठीक है, बाकी किसी चीज की चिंता न कर, वो हम देख लेंगे। तो जब भीम मार रहे थे जरासंध को, और कहा जाता है कि नवादा में ही हुआ था, पकड़डीहा नामक एक जगह पर भीम और जरासंध के बीच में जो मलयुद्ध हुआ था वो नवादा बिहार में हुआ था। और जब वो जरासंध को मारते मारते थक गए, तब जो है, अब भीम की बुद्धि समझ ही रहे हैं, तो गुरु को आगे आना पड़ा चेला को बताने के लिए कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे, सिंह को तोड़ करके। और जरासंध ने क्या किया, जब जरासंध बार बार हंसता था, भीम समझ गया अच्छा मैंने ऐसे नहीं फाड़ के, दोनों को ऐसे, और जरासंध का हंसना क्या हो गया, बंद हो गया। तो भगवान केवल डायरेक्शन दे देंगे, काम किसको करना है। वो चाहते तो जरासंध को मार देते, मारे नहीं, डायरेक्शन दिया, बेटा ये करना तू। इसीलिए इस बेवकूफ कोटा में क्या करते हैं, सब सुसाइड कर लेते हैं। क्या जरूरत है सुसाइड करने का, नहीं हुआ नहीं हुआ, हम कोई और काम करेंगे लाइफ में। हम इंजीनियर बड़े होशियार होते हैं, बतियाएंगे हमसे, ठीक है, बहुत सारा चीज है। आईआईटीएन हो गए तो क्या हो गए, वो पंखा कहेंगे भी बनाने के लिए नहीं बनेगा, अब मैकेनिक आएगा बना देगा, ठीक है। तो इसलिए इस टेंशन में मत रहिए कि कोई आईआईटीएन है तो आपसे बहुत तेज है। हो सकता है गाना गाने में आप उससे बहुत तेज हो, कोई चीज में आप उससे बहुत तेज हो। इसलिए तेजी की माप जो है वो पढ़ाई से नहीं लो। एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। एक अनपढ़ आदमी, ठीक है, जो नहीं पढ़ा लिखा हो सकता है कि उसका व्यवहारिक बुद्धि आपसे कहीं ज्यादा हो। और कोटा
कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल। बनास नदी पता है किस में आके मिल जाती है? चंबल में। ठीक है, और चंबल नदी जो है जब निकलती है तो वो जाकर के किस में मिल जाती है? यमुना में। किस में मिली? यमुना में। और यमुना आकर के किस में मिल जाती है? प्रयागराज में, गंगा में। और गंगा कहाँ आके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बे ऑफ बंगाल। बस से बनास निकला, कहां से निकली है? राजस्थान, अरावली को क्रॉस करते हुए राजस्थान से कहां आई? चंबल में। चंबल कहां? यमुना कहां? गंगा कहां? तब बस से बनास और बस से बंगाल की। कभी सोचा कि राजस्थान की नदी का पानी कहां गिर रहा है? अगर सिंपल आपसे कोई बोलता कि बेटा राजस्थान में एक नदी है बनास, उसका पानी कहां गिरता है? कच्छ की खाड़ी में कि खंबात की खाड़ी में? अब कहते साला बनास राजस्थान में है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हम लोग ये बनाते हैं, यहां पर ये वाला क्या है? कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये जो है खंबात, खंबात की खाड़ी। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ, इसको अंग्रेजी में खंबात नहीं लिखते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे। अब कोई कहेगा कि जो यहां पर जो बनास नदी दिखती है तुमको राजस्थान में, उसका पानी कहां गिरता है? कच्छ की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में? तो आप तो यही बुद्धि लगाइएगा ना कि दोनों में से कहीं एक में गिर रहा होगा। लेकिन भैया बनास तो बड़ी बदमाश निकली, वो तो बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई। समझ आया? तो इसीलिए कहते हैं कि जब पढ़ो तो कॉन्सेप्ट के साथ, नहीं तो रट्टा मारिएगा कि राजस्थान की वो कौन सी नदी है अल्टीमेटली जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो बी सी वाई जी, बी सी वाई जी। ठीक है, उसके बाद फिर बी। तो बनास, चंबल, यमुना, गंगा और बे ऑफ बंगाल। ये हुआ क्लियर? तो कई लोगों को ये सिंपल ऐसी पता चल गया कि बनास नदी तो लूनी कहां जाके मिल रही है? कच्छ। वो भी जो है कच्छ की खाड़ी में नहीं आ रही है, अरब सागर में वो भी नहीं मिल रही है, और अरब सागर में बनास भी नहीं मिल रही है। गजब। तो राजस्थान की जो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, दोनों में से कोई अरब सागर में जाकर के नहीं मिल रही है। तो ऐसे पढ़ोगे तो अगले 2-3 साल तक आप कभी भूलेंगे नहीं, और आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि हमको जा करके ज्योग्राफी पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है? सीधे उतर जाओ एग्जामिनेशन हॉल में। जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लो, और जो हम पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ क्लास में सुनेंगे। हम क्यों कहते हैं ऑनलाइन स्टडी? देखिए मजबूरी है। ऑनलाइन में अभी तो गर्मी है, जब ठंड का टाइम आएगा ना तो रजाई में ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू होती है। और उसी में हेलो, अरे कहाँ गया तुम लोग? ऑनलाइन सब दिख रहा है रे, कोनो बोल नहीं रहा है चैटिंग में। सब ऑनलाइन दिख रहा है, कहाँ हो तुम लोग? क्लास ओवर, ऑनलाइन सब। तो ऑफलाइन से बढ़िया जो है पढ़ाई का विकल्प कभी नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, अब ऑनलाइन में दरोगा बैच में 25 से ऊपर लोग हैं मेरे ऐप पर, तो 25 भी एक संख्या ठीक है, हम आराम से बता देते हैं। हम वो सब नहीं फेंकते हैं कि 1000, 2000, 5000, 50 लाख हैं। उन 25 में से भी ठीक ठाक की संख्या नौकरी लग जाएगी आने वाले दिनों में। तो ये चीज हो गया। हम लोग अभी कहाँ देखे? अरावली। अरावली का थोड़ा पहाड़ी हिस्सा भी हम लोग जान गए कि उसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, मकरान है संगमरमर वाला, उसके बाद उसमें खेतड़ी है, और ऊपर दिल्ली पहुंच जाएंगे तो दिल्ली रिच यानी कि रायसीना हिल, जिस पर क्या है? राष्ट्रपति भवन है। अब थोड़ा सा और इधर आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको अरावली, ठीक है, और ये हो गया विंध्य। ये अरावली और ये विंध्य, इन दोनों के बीच में एक पठार है, प्लेटो है। ठीक है, अमन वर्मा काहे सो रहे हैं? ठीक है, जगे रहिए, थक गए हैं सुबह से, लग रहा है सुबह से तो हम भी हैं, हम बकबक कर रहे हैं, आप शांत हैं। ठीक, अमन एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पर्चे के थ्रू आए थे, और लड़के ने अपने पहले ही प्रयास में
बीपीएससी का मेंस लिखा है, ठीक है। बोले कि पहला पर्चा पड़ा था, गांधी मैदान से हम आ रहे थे तो प्रियांक लिखा हुआ दिखा, तो जूता से कैसे होता फट, और उसके बाद फिर हाथ में कोई थमा दिया, तो कहे अच्छा चलो चलते हैं, अब इतना जब एक बार तो लात मार दिए, अब हाथ में आ गया तो मिल लेते हैं। और मिलने के बाद यहाँ आ गए आरा के, और अभी नहीं मारे थे ना, अच्छा ठीक है, तो हम ऐसे मजाक में बोले। और उसके बाद और आए वो, तो बीपीएससी में पहले ही अटेम्प्ट में क्या लिखा है, मेंस लिखा है, अभी उतनी क्षमता नहीं है। आए थे तो हमसे हाइट में कम थे और अब हमसे हाइट में लंबे हैं। इसका मतलब है कि अभी उम्र आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या रही होगी, कि जो बच्चा आया था, हम अपने 5-10 के हैं, मतलब थोड़ा सा इतनी हाइट बढ़ जाए तो पूरा 6 फुट हो जाएंगे, और वो लड़का अब 6 फुट से ऊपर का हो चुका है। तो ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन लगे रहने से क्या होता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, एक दिन सुनने को मिलेगा कि एसडीएम अमन वर्मा, और अभी उम्र एकदम कम है, ठीक है, अभी 35 साल तक बालक जो है आईएएस परीक्षा की तैयारी कर सकता है, 9 अटेम्प्ट, तो कुछ भी संभव है जीवन में। इसके बीच में है मालवा का पठार, इसके बीच में है मालवा का पठार। उज्जैन सुने हैं, जहां पर महाकुंभ लगता है, भारत के 4 शहरों में से एक। तो उज्जैन, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर, 7 स्टार स्वच्छ शहर, ट्रैफिक के मामले में उतना ही लूल, ट्रैफिक के मामले में, लेकिन सफाई के मामले में जबरदस्त। उससे हम इंदौर में थे 2017 में, तो रोज सुबह सुबह चिल्ला के जाता था, कचड़े को तू डब्बे में डाल। आज जब हम उठते थे तब तक कचरा गाड़ी जा चुकी होती थी, तो रोज बिहारी स्टाइल में हम अपना लेते थे थैला, और जगह ढूंढने निकल जाते थे इंदौर में कि कहाँ कचड़े को डंप किया जाए, और फिर घूम के कचरा को वापस अपने, क्योंकि कहीं भी एक जगह नहीं मिलता था वहां जहां कचड़े को डंप किया, इतनी सफाई रहती थी। अंत में शर्माया हुआ बिहारी चुपचाप अपना लेकर के, और फिर आलसी आदमी एक दिन कमरे में डंप हो गया, हमें क्या पकड़ के नगर निगम वाले हमको उठा करके ले जाएंगे, तो उस दिन जाग करके, क्या सुना नहीं है, संडे, और जाग करके फिर उसको जो है डाले थे। तो सफाई का ये आलम है कि जो गैर सफाई वाला रहेगा वो भी वहां रह करके सफाई सीख जाएगा। इंदौर, उज्जैन, भोपाल जैसे शहर किसके हिस्से हैं, मालवा के पठार, यानी प्लेटो ऑफ मालवा। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, मान लो कि एग्जाम में आ जाए कि अरावली, ठीक है, और विंध्यन के बीच में भारत का कौन सा प्लेटो है, मालवा, ठीक है। तो इससे हम क्या आ जाएगा, हमारा जीके का, जीएस का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल इसमें मालवा का पठार है। मालवा नाम से ही मैदान भी है, मालवा नाम से ही क्या है, मैदान भी है, लेकिन वो कहां पर है, पंजाब में। पंजाब, अगर ये पंजाब है तो नीचे में आप देखिएगा पाकिस्तान के साइड में एक शहर है जिसको पंजाब में बोलते हैं बठिंडा, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भटिंडा। पंजाबी टोन में, एक्सेंट में उसको कहा जाता है बठिंडा, ठीक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, भटिंडा। वो ऐसे लिखते हैं उस चीज को पंजाबी, और हम लोग जो है भटिंडा बोलते हैं इसको, ठीक है। पाकिस्तान के पास है, भारत का कैंटोनमेंट है, जैसे दानापुर है वैसे ही है वहां पर, यहां पर सेना भी रहती है। ये भटिंडा जो है, ये जिस मैदान में है, इस मैदान को क्या कहते हैं, मालवा का मैदान, प्लेन ऑफ मालवा। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत में 2 मालवा हैं, मालवा का मैदान, प्लेन ऑफ मालवा कहां है, सदर्न पंजाब में, साउथ दक्षिण पंजाब में, जो कि श्री गंगानगर से सटा हुआ है, हनुमानगढ़ से, जहां पर काली बंगा है, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो मालवा का मैदान कहां है, साउथ पंजाब में, और मालवा का पठार कहां है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, जो कि अरावली रेंज और विंध्यन रेंज के बीच में है। तो 2 मालवा क्लियर हुआ। अभी हम लोग ऐसे ही जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे, तो फिर हम लोग के लिए ज्योग्राफी पढ़ना क्या हो जाएगा। और जब इन सब चीज़ों को हम
दिखाएंगे एटलस में कि देखो कहाँ है, तो उस समय आपके लिए समझना क्या हो जाएगा, बेहद आसान। कि अरे यार ये तो हम लोग ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो ये आपको मालवा का पठार और मालवा का मैदान। इसके अलावा राजस्थान में एक और पठार है, राजस्थान में ही एक और पठार है जिसको हम लोग कहते हैं मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का मतलब उदयपुर, मेवाड़ का मतलब, तो राजस्थान में हमको दो इलाके मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान में यहां अरावली के पास आप देखिएगा, आपको जोधपुर दिखेगा, जोधपुर दिखता है, ठीक। राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जोधपुर के क्षेत्र को हम बोलते हैं मारवाड़, और यहीं के जो मारवाड़ी पूरे भारत में फैले हुए हैं, मारवाड़ क्षेत्र। और आपको दक्षिण जो राजस्थान है, यहां पर आपको क्या है, मेवाड़। मेवाड़ मीन्स उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। मारवाड़ मीन्स जोधपुर, इसको याद रखना। राजस्थान का मारवाड़ का सबसे बड़ा शहर क्या है, जोधपुर, और राजस्थान का मेवाड़ क्या है, उदयपुर। अब ये क्लियर हुआ, मेवाड़, ठीक है, सिसोदिया राजपूतों का इलाका है उदयपुर, और ये आपको जोधपुर, राठौड़, राठौड़ टाइटल सुने होंगे, तो यहाँ के जो शासक हैं वो राठौड़ हैं, और यहाँ के जो शासक थे, हैं नहीं थे, वो जो हैं सिसोदिया, राणा सिसोदिया, ये इलाका। तो इतना हो गया अभी राजस्थान के बारे में, बाद में यहाँ पर आगे बात करेंगे। अभी जैसे गुजरात, गुजरात ये वाला इलाका जो है, दिस इज नोन एज कच्छ का रण, और ये वाला इलाका जो है काठियावाड़ का प्रायद्वीप, ठीक है, पेनिनसुला ऑफ काठियावाड़। यही जो था महात्मा गांधी का इलाका काठिया, और ये जो है रन ऑफ कच्छ, ये राजस्थान, सॉरी आपको गुजरात। इस इलाके में आपको सूरत ये सब दिख जाएंगे, हीरो का शहर, ठीक है। ये कच्छ जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, धौलावीरा, ये सब कच्छ, और जो रंगपुर और लोथल है वो सब इस वाले इलाके में काठियावाड़। ये हो गया काठियावाड़, पोरबंदर ये सब इसी में है। इस बीच वाले को कहते हैं कच्छ की खाड़ी, अभी बताए थे। और इसको कहते हैं हम लोग खंबात, अंग्रेजी में क्या बताए थे, कैम्बे। पुर्तगाली भाषा का शब्द है बे, जैसे बॉम्बे, कैम्बे, ट्रॉम्बे, ये सब किसका शब्द है, पूरी भाषा का। अकबर ने सबसे पहले पुर्तगालियों से जब वो मिला था, तो सबसे पहले खंबात की खाड़ी में समुद्र देखा था। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था, खंबात की खाड़ी में। तो इस, अब ये ध्यान रहेगा कि कहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। यहीं पर आपको क्या दिख जाएगा, कांडला। यहां क्या दिख जाएगा, भारत का पोर्ट कांडला, ठीक है, ये आपको यहां दिख जाएगा। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात की चर्चा करेंगे, इसमें अहमदाबाद, और देखिए यहाँ की राजधानी क्या है, गांधीनगर, ठीक है। यहीं पर हम साबरमती आश्रम देखेंगे महात्मा गांधी का, और किस नदी के नाम पर है, साबरमती। एक समय भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक साबरमती, और आज देख लोगे साबरमती को तो विश्वास नहीं होगा कि किसी समय में ये भारत की एक प्रदूषित नहीं थी। इतना साफ कर दिया है उसको, एकदम छम छम दिखता है पानी वहाँ का, ठीक है। तो भगवान करे कि जल्दी ही गंगा नदी भी वैसे ही साफ दिखे। तो ये हो गया। अब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी, ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न एमपी, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, और इधर आपको क्या है, ईस्टर्न एमपी। यहीं पर आपको क्या बताया था हमने, मालवा का पठार यानी प्लेटो ऑफ मालवा, ठीक। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे उधर बढ़ते जाएंगे, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। और ये आपको क्या शुरू हो गया, यूपी वाला इलाका। तो दो नाम आता है ज्योग्राफी में, एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड। दोनों को लेकर के बहुत बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड,
यहां पर क्या है, बघेलखंड। क्या अंतर है दोनों में? कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड में भी इधर क्या दिखा बुंदेलखंड के, बघेलखंड के इधर आपको क्या दिखेगा? छत्तीसगढ़। तो एक बड़ी समस्या का समाधान क्या हुआ कि बुंदेलखंड एमपी एंड यूपी, बघेलखंड एमपी एंड छत्तीसगढ़। बघेला राजपूत, ठीक है, और ये बुंदेला राजपूत। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बुंदेलखंड इलाका, छत्रसाल सिंह बुंदेला मस्तानी का पिता, मस्तानी का पिता छत्रसाल सिंह बुंदेला, उनकी पत्नी मुस्लिम थी, ठीक है, और मस्तानी इन्हीं दोनों की बेटी थी। और यहां पर बघेलखंड जो कि एमपी और छत्तीसगढ़, अभी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके टाइटल में भी क्या है? बघेल है, ठीक है। तो ये चीज, ये इलाका, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके जब हम लोग इधर आएंगे, जब हम लोग बुंदेलखंड से इधर आएंगे, तो एक तो अपना कैमूर श्रेणी, ठीक, लेकिन एक बड़े क्षेत्र में पठार को अगर हम देखेंगे तो हियर वी विल सी छोटा नागपुर। और इसके महाराष्ट्र के नागपुर से कोई मतलब नहीं है। ये अपना झारखंड वाला छोटा नागपुर। थोड़ा सा झारखंड वाले छोटा नागपुर को देख लेते हैं कि जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। यहां पर ये भी छोटा मोटा पठार है, इसमें भी। इसके ऊपर में वी विल सी प्लेटो ऑफ हजारी बाग, जहां पर रामगढ़ भी है, पतरातू, ठीक। और नीचे में वी विल सी रांची का पठार। यहां पर रांची का पठार और यहां पर हजारीबाग का पठार, ठीक। और बीच में जो नदी जो भ्रंश घाटी बना के जाती है, दैट इज नोन एज दामोदर। उसको क्या कहते हैं? दामोदर नदी। नीचे में क्या है? रांची का पठार, और ऊपर में क्या है? हजारीबाग का पठार। यही इलाका बिहार से सटा हुआ है, यही इलाका। यहां पर देखिएगा पलामू है, तो ऊपर में आपको इधर कैमूर रोहतास और इधर औरंगाबाद दिख जाएगा। इधर आपको चतरा और कोडरमा है, तो यहां पर आपको गया, नवादा, ये सब दिखना शुरू हो जाएगा। इधर आपको साहेबगंज दिखेगा, तो ऊपर में आपको कटिहार दिखेगा, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही, और यहीं पर आपको दिख जाएगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। ऊपर में ग से गया गौतम बुद्ध, और नीचे में कोडरमा, नीचे में कोडरमा। तो झारखंड में आप देखिएगा क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है गौतम बुद्ध? तो वो कहते हैं कोडरमा, और हम लोग कहते हैं गया, बिहार। दोनों में है, ठीक है, गया में भी है और उसके नीचे कोडरमा। इसी कोडरमा में झुमरी तिलैया, जो पहले रेडियो पर खूब फेमस होता था कि झुमरी तिलैया से जो है फलनवा फलनवा चिलनवा लोग जो है इस गाने की फरमाइश की है। और आइए अब आपको हम विविध भारती में सुनाते हैं, ठीक है। तो झुमरी तिलैया यहीं पर बड़ा सा तिलैया ताल है, और ये माइका के लिए फेमस था, अभरक के लिए। सारा अभरक लोगों ने यहाँ से निकाल दिया। और कोडरमा में आप देखेंगे पुराने जमाने के रईस, अरबपति, लेकिन वो सारा अभरक खा गए, और कोडरमा को पहले कहते थे अभरक की राजधानी, ठीक है, हजारीबाग के पठार पर यहाँ पर। और अब इसीलिए आंध्र प्रदेश, अ से आंध्र प्रदेश, अ से अभरक में सबसे आगे है। और अपना झारखंड क्या हो गया, यहां से आपने सारा अभरक क्या कर लिया, माइका खत्म कर लिया, ठीक है। और लोग राजा बन गए, अब भोले भाले आदिवासी बेचारे देखते रह गए। तो जाहिर सी बात है कि आप देखते होंगे कि जो थोड़ा सा असंतोष नहीं उभरता है, समझ रहा है, नक्सली आंदोलन, ये इन्हीं के संघर्ष के लिए ऐसा रास्ता अख्तियार कर लिया जहां पर हमारी पुलिस को आगे आना पड़ता ही है, सेना को मजबूरी में। लेकिन ठीक है, जो जुल्म भी ढाया गया उसके तह में भी जाना चाहिए था कि क्यों हम लोग गया से लेकर के कोडरमा वाला इलाके में नक्सली मूवमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो गया हमारा एक ऐसा जिला है जो जहां पर सबसे ज्यादा जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं बिहार में। याद रखना, मांझी सबसे ज्यादा कहां है? गया में है। और इसी कारण क्या है कि उस सीट को क्या रखा गया है, रिजर्व रखा गया है लोकसभा में, ठीक। तो इसको समझना, इसी में ऊंची उठी हुई भूमि को क्या कहते हैं? पैट कहते हैं, ठीक है। कहीं पर लिखा रहता है पैट और कहीं पर लिखा रहता है पाट। रांची में
छोटा नागपुर के पठार में ऊंची उठी हुई भूमि को, ठीक है, जो अपवर्ड मूवमेंट वाला जो लैंड मास होता है, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, उस लैंड मास को क्या कहते हैं? पैट कहते हैं। कहां कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। इसका नाम छोटा नागपुर क्यों पड़ गया? ठीक है, इसका नाम छोटा नागपुर, इसको महाराष्ट्र के नागपुर से कोई मतलब नहीं है। दरअसल वहां पहले नागवंशी राजाओं का शासन था। किस वंश का शासन था? नागवंशी। और यही कारण है कि इनके नाम पर इस इलाके का क्या नाम पड़ा। और इनकी जो राजधानी थी, आज भी देखिएगा एक छोटी सी जगह है, उसको क्या कहते हैं वहां? चुटिया। रांची के पास एक जगह है जिसको कहते हैं चुटिया, और वही चुटिया किसकी कैपिटल थी? नागवंशी राजाओं की। तो चुटिया आगे चल के क्या बन गया? छोटा। और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? छोटा नागपुर। क्या छोटा नागपुर में केवल झारखंड का ही इलाका आता है? नहीं, छोटा नागपुर में क्या क्या आता है झारखंड के अलावा यह भी देख लेते हैं। बंगाल का पुरुलिया, बंगाल का पुरुलिया, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ओडिशा का कुछ पार्ट, नॉर्थ ओडिशा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का। और ये वेस्ट बंगाल का क्या आया? पुरुलिया। और दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार में कौन कौन सा? औरंगाबाद, मदनपुर हिल्स, गया, जहानाबाद, प्रेतशिला, ठीक है, बराबर। जहानाबाद में चला गया है बराबर, अब उसको गया में मत समझिएगा। तो बराबर ये सारा, और नवादा का जो क्षेत्र पहाड़ी वाला इलाका, ये सब, बांका, मंदार हिल्स, बांका का मंदार हिल्स, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब छोटा नागपुर के आगे के हिस्से हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकली भले छोटा नागपुर झारखंड हो, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या आता है? साउथ बिहार का भी एकदम आगे का कुछ कुछ पोर्शन जो है, जितना बिहार में पहाड़ी इलाका है वो सब किसका पार्ट है? सब छोटा नागपुर का पार्ट है। और छोटा नागपुर किसका पार्ट है? भारत के प्रायद्वीप का, भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका हिस्सा है छोटा नागपुर। और भारत के कुल मिनरल्स का लगभग आपको 43% कहां मिलता है? छोटा नागपुर के पठार में। और रॉक्स कौन सा है? धारवाड़। रॉक्स कौन सा है? धारवाड़। और उसके बाद गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, जहां जहां कोयला है वहां गोंडवाना, और जहां जहां धातुएं हैं वहां वहां धारवाड़ रॉक्स है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम आप लोगों को क्या करते जाएंगे, समझाते जाएंगे। सर आ गए हैं? अभी नहीं आए ना, ठीक। अब इसके आगे जाते हैं थोड़ा सा, और कहां कहां जाएंगे। थार, फिर अरावली, उसके बाद मालवा प्लेटो, सबका अलग अलग हम करते चले जाएंगे। और ये विंध्यन, ठीक। इसके बाद यहां पर क्या है? सतपुड़ा, सतपुड़ा है। विंध्यन जहां पे उठा है, यहां पे रिफ्ट वैली हुआ। यहां पर क्या हुआ कि जमीन की संरचना जो है, एक उठी और दूसरी क्या हो गई? धस गई। फिर एक उठी और फिर यहां पर क्या हुई? धस गई। जो उठी वो क्या बन गया? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत श्रेणी। और जो यहां पर भ्रंश हुआ, इसी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। फिर उठा, क्या बना? और जो यहां पर गड्ढा हुआ उसमें कौन सी नदी बहती है? तापी, अथवा जो है ताप्ती। ये क्लियर हुआ? भ्रंश घाटी, इस पर भी हल्का से बता देंगे कि भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। जब प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, यानी कि नीचे में इंडियन प्लेट धक्का मार रहा था, इसी खींचा तान में क्या हुआ कि बीच में दो जगह क्या पड़ गया? दरार पड़ गया, ठीक है। दरार पड़ गई और
एक लैंड मास क्या हो गया, उठ गया, और जहां से उठा तो दूसरा वाला क्या हो गया, धंस गया। तो जो उठा वो क्या बन गया, विंध्यन, और जो धंसा वो क्या बन गया, वहां पे नर्मदा नदी का पानी। ठीक है, फिर इसके बगल वाला फिर उठा, वो बन गया सतपुड़ा, और जो धंसा उसमें कौन सी नदी आ गई, तापी अथवा ताप्ती। ये भ्रंश घाटी कि जमीन उठा और एक धंसना, तो ये ऐसे समझेंगे। ठीक है, ये उठ गया विंध्याचल, ये उठ गया सतपुड़ा, ये नीचे इसमें पानी आ गया नर्मदा, और ये इसमें आया ताप्ती। तो दो लैंड मास उठा तो अपने आप बगल वाला क्या हो गया, नीचे चला गया, धंस गया, और वहां से जो पानी चलना शुरू हुआ तो वो इसमें आते आते कहां चला गया, अरब सागर में, अरब सागर में। तो यहां पर वो नियम नहीं लग रहा है, जहां पे अरब सागर के चलते कैसे हो गया दक्षिण भारत का प्रायद्वीप ऐसे, तो वहां यहां पर ये नियम नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या अलग से दरार बन गया और उसका रास्ता इधर से इधर। अब देखेंगे हम लोग एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज कि जो सतपुड़ा रेंज और विंध्य वाला हिस्सा है, यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अमरकंटक का पठार, या अमरकंटक हिल्स भी उसको बोलते हैं। कई लोग पठार भी बोल देते हैं और कई लोग पहाड़ी भी बोल देते हैं, उसमें स्लाइड अंतर होता है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। यहां से अमरकंटक के पठार से ही यह नदी निकलती है। पठार होने के चलते यहां पर नदी का जो नहीं होता है कि जहां जहां पहाड़ी है वहां पर क्या हो जा रहा है, बारिश के पानी से क्या हो जा रहा है, यहां पर नदी के लिए रास्ता खुल जा रहा है, नर्मदा नदी। एक किंवदंती के अनुसार, मतलब स्टोरी, जो मिथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार कहा जाता है कि नर्मदा और सोन भाई बहन थे, दोनों में लड़ाई हो गई, और सोन जो है वो कहा भाई कि भाग हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। तो जो सोन भाई है वो किधर आ गया, ये दानापुर में आकर के किससे मिल गया, गंगा जी से मिल गया। ठीक है, सोन, और यहीं पर पास में थोड़ी दूरी से एक और नदी निकलती है जिसको कहते हैं महानदी। ठीक है, महानदी। तो नर्मदा इधर, सोन उधर, और महानदी इधर। ये तीन नदियों का क्षेत्र जो है कहां से है, यहीं से। तो इस चीज के लिए अमरकंटक के पठार से ये दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, एक इधर सोन, और सॉरी एक उधर सोन, और ये सोना लिख दिए हैं, ऐसा नाम सोनभद्र में सोना मिला है। ठीक है, और इधर नर्मदा। तो इन सबको याद रखना। और हाँ, इसके नीचे और हम लोग आते हैं तो और क्या क्या दिखेगा। जब हम लोग बिंद के नीचे आते हैं, गुजरात वाले पोर्शन के नीचे, तो यहाँ के पोर्शन में हम लोग को क्या मिलता है, दक्कन का पठार। इसीलिए दक्षिण भारत को पठारों का क्या बोलते हैं, पठार, दक्कन प्लेटो। ठीक है, दक्कन का पठार यानी दक्षिण का पठार। दक्कन का मतलब अच्छा आ गया सर, ठीक है, दक्कन का पठार। इसमें हम लोग देखेंगे कि अजंता रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ये सब हम लोग को कहाँ मिलेगा, दक्कन के पठार में। इसमें बताएंगे कि कैसे क्रिटेशियस काल में लावा निकला, मैग्मा नीचे और ऊपर लावा, और पूरे इलाके में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या हो गया, फैल गया। जितना जुरासिक काल का डायनासोर था सब खत्म हो गया इसी दरारी उद्भेदन में, दक्कन का पठार। यहीं पर बगल में लोग देखेंगे तेलंगाना। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो रायलसीमा, और यहां पर कर्नाटका का पठार। ठीक है, यहां पर हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान भी देखेंगे, भता प्रदेश, फिर 36 कटोरे, छत्तीसगढ़ यानी धान का पूरा ये। ठीक, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो सारा हम लोग को पता चलेगा कि कौन चीज कहाँ है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, क्या क्या डिफरेंस है। जब एक बार हम लोग लोकेशन समझ जाएंगे तो उसके बाद उनको पढ़ करके समझना क्या हो जाएगा, आसान। तो दिमाग में घुसा है, लग रहा है कि दक्षिण भारत में या इसमें घूम रहे हैं हम लोग। राजमहल गैप, गारो गैप, गारो खासी जयंतिया, उधर अरावली, थार, लूनी और बनास, बनास नदी को पहुंचा दिए बंगाल की खाड़ी में,
लूनी को कच्छ के रण में ही समाप्त करा दिए। गुजरात में आपको कच्छ और काठियावाड़, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, मारवाड़ और मेवाड़ का अंतर, बुंदेलखंड एमपी यूपी और बघेलखंड एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज छोटा नागपुर का पठार, ऊपर में हजारीबाग, नीचे में रांची और बीच में दामोदर नदी। और उसके बाद पैट प्रदेश, झारखंड में उठी हुई लैंडमार्क्स को, जो उठा हुआ होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसमें जैसे रांची कहीं भूमि है 1100 मीटर की ऊंचाई पर, इसलिए देखिए कोई मौसम कभी कोई वहाँ क्या हो जाता है ठंडा। आप वहाँ चलिए नेत्रहाट में, ठीक है, तो इन सब जगहों पर जाओगे तो बड़ा ही मौसम क्या होता है, सुहावना होता है। तो पठारी इम्पैक्ट है वो। तो ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है ना, दिमाग में घुस रहा है? तो ज्योग्राफी में बने रहिए साथ में, सब कुछ क्या होगा धीरे धीरे हम समझाएंगे। और बाद में तो अपना एटलस जब आएगा तो ये सब क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।